एक ऐसी हुकूमत जिसका सामना करना अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप कंट्रीज के लिए भी ऐसा था जैसे सुसाइड करना। एक ऐसी हुकूमत जो 3 बर्र-ए-आज़म पर फैली हुई थी। एक ऐसी हुकूमत जो 6 सेंचुरी से कायम थी। मुसलमानों की इतनी बड़ी और पावरफुल हुकूमत को एक ब्रिटेनियन कर्नल अपनी शातर पॉलिटिक्स से टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। एक ऐसा शख्स जो मुसलमानों को उस वक्त डिवाइड एंड रूल जैसे शातर पॉलिटिकल ट्रैप में फंसाकर इस तरह तोड़ गया जो आज तक मुड़कर ना जुड़ सके। एक ऐसा शख्स जो लोगों के घरों में काम करने वाली एक औरत का नाजायज बच्चा था। एक ऐसा शख्स जो 20वीं सदी का आर्कियोलॉजिस्ट भी था और वॉरियर भी। वो डिप्लोमेट भी था और कॉन्स्पिरेटर भी। वो फैक्ट भी था और मिथ भी। वो सीक्रेट एजेंट भी था और स्पाई भी। वो अरबों का दोस्त भी था और दुश्मन भी। आज से 137 साल पहले सारा नाम की एक लेडी जो लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो लेडी उस वक्त थॉमस रॉबर्ट लॉरेंस नाम के एक शख्स के घर में काम किया करती थी। रॉबर्ट को लेडी सारा पसंद आने लगती है और इसके कुछ ही वक्त बाद 16 अगस्त 1888 को लेडी सारा एक नाजायज़ बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का नाम थॉमस एडवर्ड लॉरेंस रखा जाता है। यानी कि वो बच्चा जिसको बड़ा होकर के द लॉरेंस ऑफ अरबिया का टाइटल मिलता है। ये वही बच्चा था जो बड़ा होकर के अपने वक्त की सबसे पावरफुल अंपायर को गिराने वाला था। ये वही बच्चा था जो डिवाइड एंड रूल अपनी शातर पॉलिटिकल ट्रैप में फंसा करके मुसलमानों को टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करने वाला था। ये वही बच्चा था जो बड़ा होकर के मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने वाला था। इस बच्चे के पैदा होने के 26 साल बाद 22 अप्रैल 1915 वर्ल्ड वार शुरू होने के ऑलमोस्ट 18 महीने बाद जब ब्रिटिशर्स दरियाए दजला के इलाकों में ऑटोमन एम्पायर से टकराते हैं तो ब्रिटिशर्स को बुरी शिकस्त मिलने के बाद ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि मुसलमानों को बैटल ग्राउंड में हराना इम्पॉसिबल है। और ये उस दौर की बात है जब खिलाफत उस्मानिया अंदर से खोखली और कमज़ोर हो चुकी थी। अपने हुक्मरानों के गलत फैसलों की वजह से, अपने लोगों के आपस के इख्तलाफ की वजह से, अपने लोगों की दुनिया परस्ती की वजह से। जुआ खेलते हैं क्या आप? और इन्हीं कमियों की वजह से मुसलमान सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इंटेलिजेंस में भी काफ़ी पीछे रह चुके थे और इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ भरपूर उठाता है। 22 अप्रैल 1915 जब ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर से टकराते हैं दरियाए दजला के इलाकों में तो वहाँ उनको जो शिकस्त मिली उस शिकस्त के बाद अंग्रेज़ ये समझ चुके थे कि मुसलमानों को बैटल ग्राउंड में हराना इम्पॉसिबल है। अब हमें ऑटोमन एम्पायर को गिराने के लिए मुसलमानों का दुश्मन नहीं बल्कि फ़र्जी दोस्त बनना पड़ेगा। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जंग जो बैटल ग्राउंड में बंदूकों से नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठकर दिमाग से लड़ी गई। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जंग जिसको लड़ने के लिए हज़ारों फौजी नहीं बल्कि एक ब्रिटेनियन कर्नल को चुना गया जिस कर्नल का नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, यानी कि वही बच्चा। ये ब्रिटेन का वो कर्नल था जिसको साल 1910 से ही मिडल ईस्ट में एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर भेजा गया था और इसका एक मजबूत इराक में स्पाई नेटवर्क भी था। अब सवाल ये है कि ब्रिटेनियंस सिर्फ थॉमस एडवर्ड लॉरेंस को ही क्यों चूज़ करते हैं जबकि उनके पास और भी अच्छे अच्छे काबिल ऑफिसर थे। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। साल 1907
जब लॉरेंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। वहाँ लॉरेंस सर विलियम हार्वे रैमसन से मिलता है और वो लॉरेंस को मिडल ईस्ट की एंशंट और मॉडर्न हिस्ट्री को डीपली स्टडी करवाता है। लॉरेंस सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि मिडल ईस्ट को ज्योग्राफिकली भी स्टडी करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लॉरेंस अरबिक को भी सीखता है और इस्लाम की भी डीपली स्टडी करता है। और लॉरेंस को ये सब सिखाने वाला उसका उस्ताद सर विलियम हार्वे रैनसम था, जो खुद मिडल ईस्ट में एक सीक्रेट एजेंट रह चुका था। लॉरेंस उन्हीं दिनों से इस मिशन के लिए खुद को ट्रेन करने लगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। लॉरेंस कहीं कहीं किलोमीटर्स तक पैदल चला करता था। लॉरेंस कहीं कहीं दिनों तक भूखा और प्यासा रहा करता था। और ये चीज़ लॉरेंस को इतना काबिल और मजबूत बना देती है कि लॉरेंस आगे जा कर के एक 6th सेंचुरी एम्पायर को गिरा देता है। साल 1910 में जब लॉरेंस ब्रिटेन आर्मी का एक काबिल स्पाई बन जाता है, तो इसी साल लॉरेंस को सीरिया में एक फेक आर्कियोलॉजिस्ट बना करके भेजा जाता है जासूसी करने के वास्ते। वो कई सालों तक एक फेक आर्कियोलॉजिस्ट बनकर इन्हीं इलाकों में खोदाई करता है। दिखने में तो ये प्रोजेक्ट एक आर्कियोलॉजी प्रोजेक्ट था, लेकिन असल मकसद इस प्रोजेक्ट का ये था कि बर्लिन से बगदाद को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन की डिटेल्स को कलेक्ट करना और ऑटोमन एम्पायर की फौज पर नज़र रखना। ऑटोमन एम्पायर तो ब्रिटेन से काफ़ी टेक्नोलॉजी में पीछे थी, लेकिन इंटेलिजेंस में भी वो कुछ खास नहीं थे, कंपोनेंट माइनॉरिटी सिस्टम की वजह से। यानी कि एक कंट्री, एक सल्तनत जिसमें बादशाह होने के बावजूद भी कुछ रियासतें किसी हद तक खुद मुख्तार होती हैं, और वहाँ उन रियासतों में अपने सरदार अपनी तरह से कुछ फैसले सुनाया और किया करते थे। और उन्हीं सरदारों के कुछ गलत फैसलों की वजह से ऑटोमन एम्पायर अंदर से खोखली और कमज़ोर हो चुकी थी। और इस चीज़ का फ़ायदा लॉरेंस कुछ इस तरह से उठाता है जब लॉरेंस इजिप्ट कायरो में तुर्कों के कुछ अरब प्रिजनर्स से मुलाकात करता है। जब बातों ही बातों में लॉरेंस को ये अंदाज़ा होता है कि अरबों के दिलों में तुर्कों के खिलाफ नाराज़गी है, तो लॉरेंस अपना शातिर दिमाग लगा करके अरबों की इस नाराज़गी को तुर्कों के खिलाफ एक बहुत बड़े फितने में बदल देता है। साल 1914, जो कौमें पिछले 500 साल से ऑटोमन एम्पायर के सामने खड़ा होने से डरा करती थी, आज वही कौमें ऑटोमन एम्पायर को धीरे धीरे करके नोच रही थी। फ्रांस ने अलजायर और ट्यूनिस पर, ब्रिटेन ने इजिप्ट पर, इटली ने लीबिया पर, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया था। और अब ब्रिटेन को सऊदी अरब और सीरिया पर कब्जा करना था, क्योंकि वो अभी भी ऑटोमन एम्पायर के होल्ड में थी। यहाँ से शुरू होता है लॉरेंस का वो फितना जो उसने इजिप्ट में बैठ करके प्लान किया था। एक दिन होता यूं है कि वो इराक बसरा की एक मस्जिद में जाकर के झूठा इस्लाम कबूल करने का दावा करता है। I accept Islam. झूठा इस्लाम कबूल करने का दावा, ये तो मैं आज बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त वो लोगों की नज़रों में सच्चा इस्लाम कबूल करता है। और अब लॉरेंस अरबों की नज़रों में एक अच्छा और नेक इंसान बन चुका था। और लॉरेंस इसी दीनदारी की आड़ में अरबों को तुर्कों के खिलाफ खड़ा कर देता है। 5 जून 1916 ये वो दिन था जब शरीफ मक्का यानी कि हुसैन इब्न अली, मक्का का एक सरदार, तुर्कों के खिलाफ बगावत का आगाज़ कर देता है। लॉरेंस ने उस वक्त अरबों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि कुछ ही दिनों के अंदर शरीफ मक्का तुर्कों के खिलाफ 30,000 की फौज खड़ी कर देता है। लॉरेंस अरबों से ये कहता है कि ब्रिटेन तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें असला भी देंगे, हथियार भी देंगे, बस तुम तुर्कों के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हें बस आज़ाद करना चाहते हैं तुर्कों से। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट, यानी कि वो एग्रीमेंट जिन इलाकों पर साल 1914 में रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर के कब्जा करे हुए थे, उन्हीं इलाकों को साल 1916 में ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस मिलकर के आपस में बांट रहे थे कि ये इलाका तुम्हारा और ये इलाका मेरा।
जब ये एग्रीमेंट पब्लिश होता है तो तुर्क इस एग्रीमेंट को अखबारों में छाप देते हैं और चीख चीख करके अरबों से ये कहते हैं कि ये देखो, अंग्रेज़ तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हें आज़ादी के नाम पर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन अरबों की आंखों पर नहीं, उस वक्त अरबों के अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर शरीफ मक्का तुर्कों की कही हुई सच्ची बात पर भरोसा नहीं करता। वो सच जानने के लिए इजिप्ट में बैठा ब्रिटेनियन हाई कमिश्नर से कांटेक्ट करता है और अंग्रेज से ये पूछता है, क्या अंग्रेज हमें धोखा दे रहे हैं? और अरबी मुसलमानों की इसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा वो कमिश्नर कुछ इस तरह से उठाता है, नहीं, ये तो एक चाल है तुर्कों की तरफ से, हमारे खिलाफ और आपके खिलाफ। हम तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते। अब आप मुझे बताओ, क्या अंग्रेज उस वक्त मुसलमानों से ये कहता कि हाँ, अंग्रेज तुम्हें धोखा दे रहे हैं? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि उस वक्त अरबों की आंखों पर नहीं बल्कि अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था। अब लॉरेंस ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई मिडिल ईस्ट की मॉडर्न और एंशंट हिस्ट्री का फ़ायदा उठाता है। जब वो अरबों से ये कहता है कि तुम्हें पता है, पहले तुर्क ना तुम्हारे गुलाम हुआ करते थे और आज तुर्क तुम पर राज कर रहे हैं। सोचो, पहले तुम उन पर राज किया करते थे और आज वो तुम पर राज कर रहे हैं। और यहाँ पर खेलता है लॉरेंस अपना आखिरी दाव। जब वो अरबों को इस तरह से उकसा कर कुछ अरबों के साथ मिल करके वो तुर्कों के खिलाफ गोरिल्ला अटैक करना शुरू कर देता है। वो कहीं ब्रिज उड़ा देता है, वो तुर्कों की रेलवे लाइन भी उड़ा देता है, जिसकी वजह से तुर्कों की एम्यूनिशन और अदर सप्लाईज बंद हो जाती हैं। 19 अक्टूबर 1918 जब अरबों की फ़ौज सीरिया दमिश्क में पहुंचती है और वहां से वो तुर्कों की फ़ौज को हटा करके अपनी फ़ौज खड़ी करते हैं और तुर्कों की हुक्मरानी को ख़त्म करके अपनी हुक्मरानी कायम करते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटिशर यहूदियों को ला करके पैलेस्टाइन में बसाना शुरू कर देते हैं। ये देख कर के अरबों को थोड़ा सा ये अंदाज़ा होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और सीरिया अरबों को देने का वादा किया गया था और साथ में पैलेस्टाइन पर भी तुम्हारी हुक्मरानी होगी, ऐसा भी वादा किया गया था। लेकिन अरब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ब्रिटिशर्स दुनिया के अलग अलग कोनों से यहूदियों को ला करके पैलेस्टाइन में बसाया जा रहा है। जब अरबों ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो अरबों को लॉरेंस ने और दुनिया के रंगीन सपने दिखा करके सुला दिया। लेकिन उनमें से शरीफ मक्का, वो शख्स जिसने शुरू में अरबों के खिलाफ बगावत का आगाज़ किया था, वो चुप नहीं होता। पैलेस्टीन पर हुकूमत हमारी, लेकिन तुम या वदे के खिलाफ ही कर रहे हो, क्योंकि तुम यहूदियों को ला करके यहाँ बसा रहे हो। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी अरबों को अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। This is the decision of the Great Britain Empire. The juice will be settled, and you will have to accept. ये बोल करके कि ये फैसला द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर का है, यहाँ पर यहूदियों को बसाया जाएगा और तुम लोगों ने उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो तुर्क जो चीखते चिल्लाते रह गए, अरबों से ये कहते रह गए कि ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जो अरबों से ये कहते रहे कि ये तुम्हें आज़ादी के नाम पर अपना गुलाम बना रहे हैं। और आज वही दिन था जब अरबों को ब्रिटिशर्स अपने घुटनों पर बैठा कर उनसे ये कह रहे थे कि दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर। साल 1919 लॉरेंस का मिशन अब कंप्लीट हो चुका था। लॉरेंस अब अरबों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके निकल चुका था। अब मुसलमान बिखर चुके थे, 6th सेंचुरी एम्पायर गिर चुका था। कई सालों के बाद जब अरबों को ये पता चलता है कि लॉरेंस हमारे बीच हमारा कोई खैरख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन का भेजा गया हमारे बीच एक जासूस था, लेकिन तब तक सूरज गरूब हो चुका था, शाम छा चुकी थी। मैंने जो करना था वह करके मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप शेख परवाज ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।